हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट फैक्ट्री। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9th के साइंस 1 का चैप्टर नंबर 1 जो लॉज ऑफ मोशन है ये स्टार्ट करने वाले हैं। और लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले मोशन के बारे में क्या होगा। ये स्टूडेंट आई नो कि आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में मोशंस के बारे में पढ़ा है, बट ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा बहुत मोशंस के बारे में इंफॉर्मेशन रहना चाहिए। सो यहाँ पर बच्चों मैंने पहले से डेफिनेशन लिख रखा है कि जो मूवमेंट होता है या जो मोशन होता है, मोशन मतलब क्या होता है? movement of any object from one position to another position with respect to surrounding. So for example बच्चा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये इसकी स्टार्ट की पोजीशन है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये इसकी एक इनिशियल पोजीशन है। और अगर ये थोड़ा भी मूव करके आगे जाए तो ये इसकी एक फाइनल पोजीशन हो जाती है कि ये एक फाइनल पोजीशन है। अच्छा, तो विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मतलब क्या कि देखो यहां पर अगर कोई एक ऑब्जर्वर है जो इस ऑब्जेक्ट को मूव होता हुआ देख रहा है, यस, कि ऑब्जेक्ट पहले यहां था, उसने देखा और फिर वो ऑब्जेक्ट वहां चला गया, उसने देखा, तो जब उसने देखा तब जाकर हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मूव हुआ है। सो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ही देखा जाएगा। सर नहीं समझा, थोड़ा सा वापस समझा देंगे, नो प्रॉब्लम बच्चा। देखो अगर अपना अर्थ है, आप समझो अर्थ तो खुद ही एक ऐसा मूव करता रहता है कंटिन्यूस पैटर्न में, हाया ना। तो अगर अर्थ में मैं ऐसे बैठा हूं, मैं मूवमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं बैठा हुआ हूं, अपने चेयर पे बैठा हुआ हूं, लेकिन अर्थ मूव कर रहा है तो अर्थ के साथ साथ तो मैं भी मूव कर रहा हूं, तो क्या मुझे मोशन कहा जाएगा? मैं मोशन में हूं या नहीं हूं? नहीं बच्चा, मैं मोशन में नहीं हूं। यस, इसलिए तो ये वर्ड यूज किया है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, क्योंकि साइंटिस्ट को पता है कि पूरा अर्थ घूम रहा है और पूरा अर्थ घूम रहा है तो अर्थ पे पड़ा एक एक पार्टिकल भी घूम रहा है। तो मूवमेंट कैसे पता करेंगे? मूवमेंट पता करेंगे सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। सराउंडिंग इन द सेंस कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसको सराउंडिंग विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग स्टेशनरी रहना चाहिए। स्टेशनरी मतलब वो रेस्ट पे रहना चाहिए। किस पे रहना चाहिए? रेस्ट पे। वो रुका हुआ रहना चाहिए और सिर्फ दूसरा ऑब्जेक्ट अगर उसे हिलता हुआ दिखाई देगा तो उस ऑब्जेक्ट को मैं मोशन कहूंगा कि वो मोशन कर रहा है। एम आई क्लियर विद दिस बच्चा? यस, सो ये है मोशन का डेफिनेशन कि मोशन ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। यस, पोजीशन का चेंज होना जरूरी है। एक ही पोजीशन पे खड़ा रहेगा तो मोशन कहेंगे क्या? नहीं, लेकिन अगर पोजीशन चेंज होके थोड़ा यहां पर आ गया तो यस, ये मोशन चेंज हुआ है। और एक ऑब्जर्वर की आंखें यहां पे है और उस ऑब्जर्वर की आंखों ने इसको मोशन करते हुए देखा है, तो मैं कहूंगा कि ऑब्जेक्ट ने क्या किया है? मोशन किया है। क्या किया है? मोशन। और मोशन का यही डेफिनेशन है। इन Which of the following examples you can sense the motion? How will you explain the presence and absence of the motion? अगर आपको मोशन का प्रेजेंस और एब्सेंस पता करना है तो कैसे पता करोगे? The flight of bird, a stationary train, a stone lying on a hill, leaves flying. फ्लाइट ऑफ बर्ड मतलब अगर बर्ड उड़ रहा है तो आप उसको मोशन कहोगे या नहीं कहोगे? कमेंट सेक्शन में जवाब देना। अगर ट्रेन रुकी हुई है तो क्या मोशन में कहोगे कि नहीं कहोगे? स्टोन अगर ऐसे ही पहाड़ पर, यस, हिल मतलब कोई भी ऐसा पहाड़ पे स्टोन ऐसा रखा हुआ है तो वो मोशन में है या नहीं है? यस, पत्ते उड़ रहे हैं, हवा की वजह से पत्ते उड़ रहे हैं तो ये मोशन में है या नहीं? इसके जवाब आप कमेंट सेक्शन में देना। 1 का आंसर क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है। यस, लेकिन इन सब बातों से एक कंक्लूजन हमें क्रिएट होता है और वो कंक्लूजन ये है कि वी सी द मोशन ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट्स एवरी डे। हम दिन ब दिन हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मूवमेंट देखते हैं। समटाइम्स वी कैन नॉट सी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एज इन केस ऑफ ब्रीज। कैन यू लिस्ट अनदर एग्जांपल गिवन हियर? सो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें हम मोशन ऐसा करता हुआ नहीं देखेंगे, बट उनका मोशन थोड़ा बहुत हो रहा है। सो मूविंग फर्दर बच्चा, मूविंग फर्दर हम यहां पे आगे आते हैं। थिंक अबाउट इट। यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा और सोचने पे थोड़ा मजबूर करता है कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। यू आर ट्रेवलिंग इन अ बस, आप बस में ट्रेवल कर रहे हो। इज द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन अ मोशन? आप बस में बैठे हो और बस मूव कर रहा है, लेकिन आप बैठे हो और आपके बाजू वाला जो पर्सन है क्या वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है? आप उसे ध्यान से देखोगे, वो तो अपने चेयर पे सो रहा होगा, तो वो मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है बच्चा? नहीं कर रहा है, क्योंकि जो हमारा बस मूवमेंट कर रहा है उस मूवमेंट के अंदर वो बैठा हुआ है, तो आप अगर उसको ध्यान से देखोगे तो वो मोशन नहीं कर रहा है। लेकिन बाहर अगर कोई खड़ा है, वो अगर बस को जाता हुआ देखे तो बस को भी वो जाता हुआ दिखेगा, आपको भी वो हिलता डुलता दिखेगा और वो जो पर्सन सो रहा है वो भी मूव करता हुआ दिखेगा। यस और नो? तो इन केस मैं कह सकता हूं कि यस, बस के अंदर जो भी बैठे हैं या पूरी बस है और बस के अंदर जो भी है वो सब कुछ मोशन कर रहा है। इसलिए तो ये वर्ड यूज किया था ऊपर वाले डेफिनेशन में। ऊपर वाले डेफिनेशन में क्या यूज किया? विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। यस, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आप पता कर सकते हो कि कुछ मोशन हो रहा है या नहीं रहा है। व्हाट डू यू थिंक इनटू कंसीडरेशन डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट? मैं कहूंगा ऑब्जेक्ट इज मूविंग। क्या कहूंगा?
ऑब्जेक्ट इज मूविंग। क्यों बोलूंगा ऑब्जेक्ट इज मूविंग? बिकॉज भले ही मुझे वो दिख रहा है कि वो हम दोनों बैठे, हम दोनों तो कुछ भी हिल डुल नहीं रहे, लेकिन हम बस में बैठे ना, बस मूवमेंट कर रहा है। और ऑब्जर्वर अगर बाहर से देखेगा, सराउंडिंग में खड़ा है ना ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जर्वर जो है वो कहां खड़ा है? सराउंडिंग में खड़ा है। और सराउंडिंग में खड़े होकर जब वो बस को देखेगा और आपको देखेगा, तो आप सब लोग उसके मूवमेंट करते हुए दिखेंगे आप लोग। तो वो कहेगा कि ये पूरा का पूरा बस, और बस के अंदर हर एक आदमी मूव कर रहा है। Yes, so you have learned that the motion is a relative concept. याद रखना, fill in the blanks में टीचर का फेवरेट क्वेश्चन है कि motion is a which type of concept? Relative concept. If the position of an object is changing with respect to its surrounding, बच्चा इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है, then it is said to be an motion. अगर वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट मतलब ये जो ऑब्जर्वर खड़ा है ना, उसके रिस्पेक्ट में मूव करता हुआ दिख रहा है, तो हम उसे मोशन में कहेंगे। अदरवाइज इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। रेस्ट मतलब रुका हुआ। यस, बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा है। यस बच्चा, एक सबसे बढ़िया और थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक पढ़ने वाले, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सुनने में तो बहुत आसान लगता है। सुनने में आसान क्यों लगता है बच्चा? सुनने में आसान इसलिए लगता है क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सुनाई देने में आसान है, मतलब एक जैसा साउंड करते हैं। बट इनका मतलब क्या सेम है? नहीं बच्चा, इनका मतलब सेम नहीं है। इनका थोड़ा बहुत मतलब बदला हुआ है, थोड़ा बहुत फर्क है इनमें, या चेंज है इनमें। क्या चेंज है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। अगर आपका ये क्लासरूम है और आपका ये कैंटीन है, और क्लासरूम से कैंटीन जाने के लिए ऐसा रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है, यही एक रास्ता है। यस, और ब्रेक हुआ, रिसेस ब्रेक हुआ, तो आप क्या करोगे? आप ये रास्ता पकड़ के कैंटीन जाओगे। मुझे बस एक बात बता दो, ये क्लासरूम से ये कैंटीन तक जाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता ये है। यस, कभी ना कभी तो आपका मन किया होगा कि सर कोई एक सीधा रास्ता बन जाए जो सीधा कैंटीन पे पहुंच जाए, डायरेक्ट कैंटीन पे पहुंच जाए, तो क्या वो एक सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता बनेगा? यस। तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे पहुंचने के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता होगा, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वही मेरा कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और उसको छोड़कर जब मैं एक्चुअल पाथ पकड़ के, एक्चुअल पाथ, PATH, पाथ मतलब एक्चुअल रास्ता, एक्चुअल रास्ता पकड़ के जब मैं कैंटीन पहुंचूंगा, तो वो कहलाएगा डिस्टेंस। क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है ना, सबसे मिनिमम मतलब सबसे छोटा डिस्टेंस, सबसे शॉर्टकट रास्ता जो होगा ना, वही मेरा होगा डिस्प्लेसमेंट। उसको छोड़ के एक्चुअल जो रास्ते से मैं गली गली में से गुजर के वहां पहुंचूंगा ना, वो तो एक्चुअल रास्ता है सर, जाना तो ऐसे ही पड़ेगा, सीधा नहीं जा सकते, कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन अगर सीधा जाने का मौका मिला तो वो मेरा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यस, और जो मैं ऐसे घूम के गली गली से होके जा रहा हूं, जो कि रास्ता यही है गली गली होके, तो उसे मैं कहूंगा डिस्टेंस। क्या कहूंगा? डिस्टेंस। समझ में आ रहा है बच्चों? अरे फॉर एग्जांपल एक ऐसा सर्कुलर फील्ड है, देखो मैं आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करता हूं आपको बना के दिखाने का। यस, यहाँ पे देखना कि फॉर एग्जांपल एक सर्कुलर फील्ड है। यस, एक सर्कुलर फील्ड है, ऐसा क्रिएट कर दिया मैंने टेम्पररी। और आप यहाँ पे नोटिस करो कि आप यहाँ खड़े हो और आपको यहां पहुंचना है, तो आप क्या करोगे? यहां से ऐसे घूम के जाओगे, क्योंकि रास्ता यही है घूम के जाने का, बीच में पूरा खाई है। लेकिन आप अगर सोचो कि यहां से अगर एक रास्ता बन जाए जो डायरेक्ट यहां पहुंच जाए, तो वो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये जो सबसे शॉर्टकट रास्ता, इससे कोई शॉर्टकट रास्ता है क्या? कुछ भी कर लो, इससे शॉर्टकट रास्ता नहीं मिलने वाला है। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता होगा वो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, और जो उसको छोड़कर जब मैं एक्चुअल रास्ता पकड़ के आ रहा हूं जो कि थोड़ा लंबा है डिस्प्लेसमेंट से, वो मेरा हो जाएगा डिस्टेंस। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये इमेज पे देखो, ये किसी का घर है, जैसे इनका, जिसका घर शीतल और प्रशांत जी का घर है, और शीतल और प्रशांत का स्कूल यहां पे है। और फॉर एग्जांपल घर से स्कूल जाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता क्या है? यहां से डायरेक्ट, ये जो 300 मीटर दिया हुआ है। यस, अच्छा, लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं पहले अपने दोस्त के घर पे जाऊंगा, संगीता जी के घर पे जाऊंगा, और फिर संगीता जी के घर से स्कूल जाऊंगा। तो मुझे बताओ, स्कूल जाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता कौन सा है? और जो सबसे शॉर्टकट होगा वही मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये जो 1300 है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और ये जो 500 का रास्ता अपना कर, फिर 1200 का रास्ता अपना कर जो स्कूल पहुंच रहा हूं, ये मेरा किस कैटेगरी में आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। किस कैटेगरी में आएगा? डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे पहुंचने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता होगा, जो सबसे शॉर्टकट रास्ता होगा, वो मेरा होगा डिस्प्लेसमेंट। उसको छोड़ के मैं कोई भी रास्ता अपनाकर वहां पहुंचूं, वो मेरा किस कैटेगरी में आ जाएगा? डिस्टेंस की कैटेगरी में आएगा। किस कैटेगरी में आएगा? डिस्टेंस की कैटेगरी में। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कि यहां पर मेरा एक रूम है
और यहाँ पर एक रूम है, और इस रूम से इस रूम पे जाने का सबसे यही एक रास्ता है, ये देखो यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। सर ये रास्ता तो सबसे शॉर्टकट है, तो क्या डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है? बच्चा सम टाइम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो जाता है। क्यों सेम हो जाता है? क्योंकि सबसे शॉर्टकट भी वही है और रास्ता भी वही बना हुआ है। तो कभी कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है, रेस्ट कभी सेम होने वाला नहीं है। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा टोटली डायरेक्शन पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, दिशा पे डिपेंड नहीं करता। किसी भी दिशा में जाओ, ऐसे सांप की तरह बन के जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो किस कैटेगरी में आएगा? डिस्टेंस की कैटेगरी में आएगा। सीधा स्ट्रेट निकल जाओगे तो किस कैटेगरी में आएगा? डिस्टेंस में। सो डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपने डायरेक्शन बदल दी तो आपने डिस्प्लेसमेंट बदल दी है। एक बात याद रखना हमेशा। यस, डायरेक्शन अगर आपने दिशा बदल दी, आप इस दिशा में चल रहे थे, अचानक आपने डायरेक्शन बदल के ये दिशा पकड़ ली, अब अगर आपने डायरेक्शन पकड़ ली तो आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज होने वाला है। यस, और अगर इतना कुछ क्लियर है तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। अरे ए एंड बी का डिस्टेंस कहां है? वेयर इज ए? यस, पाथ ए कितना दिया है? 500 दिया है। यस, व्हाट इज पाथ बी? पाथ बी का 1200 दिया है। नाउ मेजर द डिस्टेंस ऑफ द डॉटेड लाइन, व्हिच डिस्टेंस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू एंड व्हाई। यस, ये कुछ सवाल पूछा है और ये सवाल का जवाब सीधा हम नीचे जाते हैं। यस, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके। शीतल फर्स्ट वेंट टू हर फ्रेंड संगीता's हाउस ऑन हर वे टू स्कूल। जब शीतल जी स्कूल के लिए निकली तो वो सबसे पहले अपने दोस्त के घर गई, संगीता के घर पे। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया शीतल जी ने? 500 मीटर। यस, प्रशांत जी जो थे उनका कोई दोस्त नहीं था, तो वो सीधा सीधा स्कूल पहुंच गए डायरेक्टली, 1300 मीटर का पहुंच गए। बोथ आर वॉकिंग विद द सेम स्पीड। दोनों सेम स्पीड पे पहुंच रहे हैं, बट हु विल टेक लेस टाइम? सबसे कम टाइम कौन लेने वाला है? यस, इन स्कूल एंड व्हाई? प्रशांत जी सबसे कम रास्ता लेने वाले कि शीतल जी सबसे कम टाइम लेने वाली है? सर मैं अगर कहूं ना तो मुझे ऐसा लगता है ना कि प्रशांत जो है ना, प्रशांत वो शॉर्टकट पहुंचेगा। देखो 1300 मीटर सीधा सीधा शॉर्टकट रास्ते से स्कूल पहुंच गया। शीतल जी क्या की? पहले संगीता जी के घर पे गई और उसके बाद स्कूल पहुंची, तो उन्होंने डिस्टेंस कवर किया, शॉर्टकट रास्ता नहीं कवर किया, डिस्टेंस कवर किया। लेकिन प्रशांत जी ने सीधा क्या कवर किया? डिस्प्लेसमेंट, सबसे शॉर्टकट रास्ता अप्लाई किया और अप्लाई करके सीधा स्कूल पहुंच गए। सो इन द अबव एग्जांपल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ट्रेवल। जो एक्चुअल डिस्टेंस था और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इनमें थोड़ा सा फर्क है। और क्या फर्क है ये अगले पेज पर हमें बताया जा रहा है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड इन अ ऑब्जेक्ट इन अ मोशन। मतलब डिस्टेंस वो रास्ता है जो एक्चुअल है। एक्चुअल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए अगर रास्ता ऐसा बना हुआ है तो आपको ऐसे ही रास्ते पर चल के जाना होगा। यस और नो? आप सीधा नहीं क्रॉस कर सकते। यस, आपको उस रास्ते को पकड़, तो ये एक एक्चुअल पाथ है। क्या है? एक्चुअल पाथ है। बट क्या ये मेरे डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में आएगा? नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो सर इस पोजीशन से इस पोजीशन पे अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट बनाना है तो कैसे बना सकते हैं? मैं आपको सिखाता हूं। ये देखो, यहां से ये रहेगा डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया बच्चों? ये बना डिस्प्लेसमेंट जो स्ट्रेट है और सबसे शॉर्टकट रास्ता है। ओके, जो स्ट्रेट है और सबसे शॉर्टकट रास्ता है। इसको छोड़कर जो भी रहेगा वो हमारा क्या रहने वाला है? डिस्टेंस। और जो सबसे शॉर्टकट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट। वाइल going from one point to another where area's displacement is the minimum distance between the starting point and finishing point। starting point और finishing point का जो सबसे छोट मिनिमम यानी शॉर्ट कट, जो सबसे शॉर्टकट रास्ता रहेगा वही मेरा क्या होने वाला है? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ठीक है, थोड़े न्यूमेरिकल दिए हुए देख लेते हैं। यस, पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। इतना आ गया तो सर इतना सा पढ़ाने पे न्यूमेरिकल आ जाता है? साइंस है बच्चा, बिना न्यूमेरिकल पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे। एवरी मॉर्निंग स्वराली वर्क्स राउंड द एज ऑफ अ सर्कुलर फील्ड। एक फील्ड है बच्चा, मैं यहाँ पे ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ आपके लिए। फील्ड यहाँ पे बना हुआ भी है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, फील्ड तो बना हुआ है, ध्यान नहीं दिया हमने। यस, जिसका रेडियस है 100 मीटर। रेडियस मतलब कहां से स्टार्ट होगा? सेंटर से लेकर सर्कल के एक पॉइंट तक कितना दिया हुआ है? 100 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 100 मीटर। तो उस फील्ड का रेडियस है 100 मीटर एज शोन इन द फिगर 1.2। इफ शी स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए, अगर वो पॉइंट ए से स्टार्ट करती है और एक राउंड कंप्लीट करके वापस वहीं आ जाती है, एक राउंड कंप्लीट करके वापस वहीं आ जाती है, सो हाउ मच डिस्टेंस शी वॉक्ड एंड व्हाट इज हर डिस्प्लेसमेंट? ये सवाल पूछा है। तो मैं डिस्टेंस पहले आपको समझा देता हूं, फिर आपको डिस्प्लेसमेंट का एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं। सो अगर आपको डिस्टेंस बताना है तो डिस्टेंस तो सर्कुलर मैनर में कवर किया होगा, और सर्कुलर मतलब सरकमफ्रेंस बेटा। अब सरकमफ्रेंस क्या होता है सर? मैं आपको बताता हूं।
जैसे अगर मुझे रेक्टेंगल या स्क्वायर के बॉर्डर को प्लस करना है, बॉर्डर को प्लस करना है तो उसे हम कहते हैं पेरीमीटर। वैसे अगर किसी सर्कल के बॉर्डर को प्लस करना है तो उसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। तो 2 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, पाई रहेगा 3.14 और रेडियस कितना है 100, तो 100 इंटू 2 क्या होगा 200 इंटू 3.14, और 200 इंटू 3.1 करोगे तो क्या आएगा आंसर बच्चों बताओ। यस, टेक योर टाइम, पेंसिल पेन निकाल के रखे होगे रेडी, आई होप। यस यस, टेक योर टाइम एंड मुझे बताओ, पॉज करके वीडियो बताओ, 200 इंटू 3.14। यस यस, इसका आंसर आने वाला है 628। क्या आने वाला है 628। तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना बच्चा, वो किया है 628। एक राउंड कंप्लीट करके कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 628 मीटर ट्रेवल किया है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो टोटली डिपेंड करता है आपकी स्टार्ट की पोजीशन पे और आपकी फाइनल पोजीशन पे। सर स्टार्ट को आई क्यों लिखा, आई मतलब होता है इनिशियल, और इनिशियल का मतलब होता है स्टार्ट। इनिशियल का मतलब क्या होता है स्टार्ट। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो टोटली इस पे डिपेंड करता है कि आपका इनिशियल पोजीशन कहां है और आपका फाइनल पोजीशन कहां है। अगर इनिशियल और फाइनल अलग है तो मैं कह सकता हूं कि हो सकता है उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन अगर इनिशियल भी वही हो जाए और फाइनल भी वही हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0। नहीं ध्यान दिया होगा, वापस से ध्यान देना। अगर समझो ये पॉइंट P है और पॉइंट P से मैं चला गया Q पे और वापस घूम के पॉइंट P पे आ गया, तो मेरा इनिशियल पोजीशन भी क्या था पॉइंट P और मेरा फाइनल भी क्या था पॉइंट P। अगर मेरा इनिशियल और फाइनल सेम हो जाए, क्या हो जाए सेम हो जाए, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट वो 0 कहलाएगा। यस, क्योंकि समझो डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी स्टार्ट की पोजीशन देखता है और आपकी फाइनल की पोजीशन देखता है। यहां पर जो ये स्वराली जी थी, वो स्वराली जी क्या कर रही थी, वो सर्कल में ऐसा एक राउंड लगा रही थी। उन्होंने जहां से स्टार्ट किया था वो सर्कल घूम के वापस उसी पोजीशन पे आ गई, तो इनिशियल भी वही और फाइनल भी वही। अरे बच्चा, इनिशियल पोजीशन भी क्या है आपका ए और फाइनल पोजीशन भी क्या है आपका ए। जब आपका इनिशियल और फाइनल एक हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। अच्छा, तो डिस्टेंस कितना निकाला, डिस्टेंस तो निकाला ना इधर 628। अरे समझा, बड़ा इजी सा न्यूमेरिकल था, हो सकता है एग्जाम में आ सके, प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखे, इफ अ कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट P गोज टू द पॉइंट Q, सी फिगर 1. अच्छा ये वाला फिगर दिया है यहाँ पे, एक कार है जो P से स्टार्ट हो रहा है और वो Q तक जा रहा है। यस, देन रिटर्न्स टू P, P पे जाकर Q गया और Q से वापस P पे आ गया। हाउ मच डिस्टेंस कवर, जाते वक्त 360 मीटर, वापस आते वक्त 360, तो 360 प्लस 360 कितना हो सकता है बच्चा 720। तो आना जाना 720 मीटर उसने वर्क 720 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बच्चा, चल जवाब दे सकता है, इतना मालूम है, इतना तो भरोसा है तुम्हारे ऊपर, जवाब दे सकते हो तुम। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। क्यों होगा 0, सर शुरुआत भी P पे किया, P से आगे गया और घूम के वापस P पे आ गया, तो इनिशियल भी P और फाइनल भी P। इनिशियल और फाइनल जब P हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। Yes, even if the displacement of an object is 0, the actual distance transverse by it not be 0। लेकिन देखो बच्चा ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, मैं आपको इरेजर लेके पहले ये वाला पार्ट इरेज कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे लिखने के लिए। यहाँ पे सेकंड वाले केस में, कार वाले केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आया 0, लेकिन मेरा डिस्टेंस कितना आया, डिस्टेंस कितना आया 720। तो क्या कह रहा है कि बहुत सारे केस ऐसे आएंगे जिसमें आपका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 रहने वाला है, बट डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं रहेगा। इवन इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय इट मे नॉट बी 0। डिस्टेंस वाला पार्ट नॉट बी 0 हो सकता है अगर डिस्प्लेसमेंट 0 रहे तो भी। समझ में आया आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, स्पीड और वेलोसिटी। सर ये भी सुनने में सेम दिखता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की तरफ, तो स्पीड वेलोसिटी में फर्क क्या है बच्चा, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल फॉर्मूला जो था ना वो ये था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कैसे, मैं आपको प्रॉपर रिलेशन बताता हूं। आप पहले टाइम को डिस्टेंस के साथ कंपेयर करो। किसी भी जगह अगर पहुंचने में टाइम ज्यादा लग रहा है तो हो सकता है उसका डिस्टेंस ज्यादा हो, दूरियां ज्यादा हो तो टाइम ज्यादा लग रहा है।
अगर कहीं भी पहुंचने में आपका टाइम कम लग रहा है तो इसका मतलब डिस्टेंस भी कम लगने वाला है, हाँ या ना? तो ऐसा कह सकता हूं कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है नहीं पता है तो मैं बताता हूं। एक चीज के बढ़ने से अगर दूसरी चीज भी बढ़े तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक आता है इसका छोटा भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक चीज के बढ़ने से दूसरा कम हो जाए तो इनवर्सली। जैसे आपकी पढ़ाई और आपका मस्ती, अगर आपकी मस्ती ज्यादा है तो आपका पढ़ाई कम है, तो इसका मतलब हम दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, समझा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पे ये वाला पार्ट पहले थोड़ा इरेज कर रहा हूं और आप समझने की कोशिश करो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली मैं यहां पे लिख देता हूं वापस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ जाए, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, एक के बढ़ने से दूसरा कम हो जाएगा। यस, तो पहले आप टाइम और डिस्टेंस को देखो। टाइम जब बढ़ रहा है तो हो सकता है डिस्टेंस ज्यादा। आपको किसी जगह पहुंचने में टाइम ज्यादा लग रहा है, मतलब टाइम इंक्रीज लग रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है। टाइम इंक्रीज कब होगा, जब डिस्टेंस इंक्रीज रहेगा। डिस्टेंस ज्यादा तो टाइम ज्यादा। अब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली है? डायरेक्टली है, जो मैंने यहां पे लिखा है। अब आप टाइम को कंपेयर करो स्पीड से। अगर आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लगने वाला है, यस और नो? गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कैसा लगने वाला है, कम। और अगर गाड़ी की स्पीड कम कर दी तो टाइम कैसा लगने वाला है, ज्यादा। एक के बढ़ने से दूसरा क्या हो रहा है, कम। तो ये इनवर्सली है, और इनवर्सली को ऐसा ऊपर नीचे लिखा जाता है। तो एक फॉर्मूला मैंने बनाया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, और एक फॉर्मूला लगाया टाइम इज इक्वल टू स्पीड। और अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर स्पीड को यहां फेंक दूं और टाइम यहां लेके आ जाओ तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये फॉर्मूला यहां पे है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। तो वेलोसिटी क्या होगा, देख बच्चा, स्पीड के केस में तूने डिस्टेंस लिया था ना, तो वेलोसिटी के केस में सेम फॉर्मूला है, बस डिस्प्लेसमेंट लेगा। यस, डिस्प्लेसमेंट कब लगेगा, जब वेलोसिटी आएगी। समझ में आ रहा है? वेलोसिटी आपको पता करना है तो आपको डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। अगर आपको स्पीड पता करना है तो आपके पास हाथ में डिस्टेंस होना चाहिए। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन है, वेलोसिटी, और डिस्टेंस के लिए कौन है, स्पीड है। सब कुछ सेम है, समझ में आ रहा है? सब कुछ सेम है, फॉर्मूला सब कुछ सेम है, बस स्पीड कब लगता है, जब डिस्टेंस की बात हो रही हो। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो वेलोसिटी आएगा। क्या आएगा, वेलोसिटी। सो क्या है, यहां पे नीचे लिख देते हैं, यहां पे हम पढ़ लेते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वन डायरेक्शन, बच्चा वन डायरेक्शन क्यों लिखा यहां पे, क्यों लिखा वन डायरेक्शन? क्योंकि अपने को पता है ना, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, फिक्स, चेंज होता नहीं है। तो ये जो वन डायरेक्शन बात कर रहा है ना बेटा, किसकी बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। तो वेलोसिटी कब होने वाली है, जब किसी का ऑब्जेक्ट ट्रैवल हुआ है सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल हुआ है। तो सर यार डिस्टेंस क्यों लिखा है, बच्चा मैंने अभी आपको समझाया ना कि कभी कभी रास्ते एकदम सीधे रहेंगे तो उसी को डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों कहा जाएगा। तो यहां पे लिखा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। हियर यूनिट टाइम कैन बी 1 सेकंड एंड 1 मिनट और 1 आवर। ये जो नीचे टाइम लिखा है ना, टाइम में मैं 1 सेकंड ले सकता हूं, 1 मिनट ले सकता हूं और 1 आवर ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं। यस, इफ यूनिट इज लार्ज, अगर यूनिट बहुत ज्यादा बढ़ानी है आपको तो वो 1 ईयर हो सकता है। क्या हो सकता है, 1 ईयर। द डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का भी दिया हुआ थोड़ा सा डेफिनेशन, और आप पढ़ सकते हो। और आप नीचे देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला। मुझे बस एक बात बता दो, स्पीड और वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या फर्क लग रहा है आपको, क्या फर्क लग रहा है स्पीड और वेलोसिटी के फॉर्मूले में? कुछ फर्क नहीं है। यस, फर्क बस इतना है, जब डिस्टेंस की बात होगी तो स्पीड लगेगा, और जब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो वेलोसिटी लगेगा। सर इसका यूनिट ना याद नहीं होता, किसको किसको यूनिट का त्रास है रे, किसको किसको यूनिट का त्रास है, यूनिट का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब कि यूनिट मुझे नहीं समझ में आता। अरे बच्चा तेरे को फॉर्मूला याद है, सब यूनिट आएगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को तो किस में ले सकता है, मीटर में। टाइम को किस में ले सकता है, सेकंड में। तो स्पीड का यूनिट क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। क्या याद रहना चाहिए आपको, फॉर्मूला। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट किस में ले सकता है, मीटर में। टाइम किस में ले सकता है, सेकंड में। तो आएगा मीटर पर सेकंड। अब एक सिस्टम आता है सीजीएस सिस्टम। क्या आता है, सीजीएस, जिसमें सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड। इसी यूनिट को मैं यहां पे लिख देता हूं, मीटर पर सेकंड को अगर मुझे सीजीएस में लिखना है, किस में लिखना है, सीजीएस, तो ये मीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में। ये सेकंड का सेकंड रहेगा। देखो ना सीजीएस में इसको क्या लिखा है, सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? देखो ना ध्यान से, आप ही देखो, एसआई में क्या लिखा है, मीटर पर सेकंड, जो एक्चुअल हमने निकाला है। लेकिन सीजीएस में क्या लिख दिया है, सेम है।
याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्या याद करना है बच्चा आपको, क्या याद करना है आपको, याद करना है बस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में लेते हो, मीटर में, डिवाइड बाय टाइम किस में लेते हो, सेकंड में। तो आंसर आ गया मीटर पर सेकंड। सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो यही मीटर कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में, और सेकंड का सेकंड। अरे हो गया बच्चा सिंपल, क्या इशू है, क्या दिक्कत है, याद हो गया यूनिट। यस आगे बढ़े सेकंड पॉइंट पे, स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस। यस जहां बात आई डिस्टेंस की वहां आ गया स्पीड, और जहां बात आई डिस्प्लेसमेंट की वहां आ गया वेलोसिटी। स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस व्हाइल वेलोसिटी इज रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है। और अगर मेरा मोशन, थर्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर मेरा मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, कैसी लाइन में हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, देन द वैल्यू ऑफ स्पीड एंड द वेलोसिटी आर सेम। क्यों, क्योंकि अगर मेरा मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो डिस्टेंस भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी वही है, तो मेरा स्पीड भी वही हो जाएगा और वेलोसिटी भी वही हो जाएगा, वरना अदरवाइज दे आर डिफरेंट। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट दैट अकर्स यूनिट टाइम, जो यहां पर भी लिखा है और वही यहां पे भी लिखा है, बस थोड़ा सा पेज बढ़ाने के लिए लिखा है। आई होप आपको पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 का सब कुछ समझ में आ गया होगा। हम पेज नंबर 3 पे आज जाते हैं। अब देखो ट्राई करते हैं, पेज नंबर 3 और 4 तक ट्राई करते हैं। आज कितना जाएंगे कोशिश करते हैं, देखते हैं। फिर से कुछ न्यूमेरिकल्स आ गए सर, न्यूमेरिकल्स आ गए, डरते क्यों है ना हम लोग। इन द फर्स्ट एग्जांपल, ये जो पहला एग्जांपल आपने देखा था ना यहां पर संगीता वाला, यही उसका न्यूमेरिकल यहां पे आ गया है। क्या लिखा है फर्स्ट एग्जांपल और पेज नंबर, द डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड शीतल हाउस और संगीता हाउस। याद है ना, यहां पर घर था, यहां पर भी एक घर था और यहां स्कूल था। यहां पर प्रशांत का और शीतल का घर था, यहां संगीता जी का घर था। यस और यहां पे क्या था, आपका स्कूल था। तो ये जो पहला डिस्टेंस है कितना था, 500 था। सेकंड डिस्टेंस कितना था, 1200 था, याद है ना। और ये जो डिस्टेंस था डिस्प्लेसमेंट वाला वो 1300 था। यस तो पहला सवाल क्या पूछा है, सवाल डायरेक्ट जाते हैं, शीतल का स्पीड पूछा है। शीतल का स्पीड पूछा है पाथ ए पे, ये पाथ ए था आपको याद होगा, ये पाथ बी था और ये पाथ सी था। यस तो पाथ ए का है, शीतल स्पीड अलोंग पाथ है। तो शीतल का अगर आपको स्पीड पता करना है ए वाले पार्ट पे, तो आपको ए वाले पार्ट का डिस्टेंस पता होना चाहिए, और डिस्टेंस कितना दिया है 500, और उसको कवर किया है 5 मिनट में। सर ये 5 मिनट कहां लिखा है, यहां पे देखते हैं। सपोज शीतल टेक्स 5 मिनट टू रीच संगीता हाउस, मतलब शीतल अपने घर से निकलकर संगीता के घर पे पहुंचने के लिए उसको कितना मिनट लगा है, 5 मिनट लगा है। तो यहां पे मैंने क्या किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम 500 अपॉन 5, और आंसर आ गया 100 पर मिनट, मतलब मीटर पर मिनट। क्योंकि शीतल इंसान है ना बेटा, एक सेकंड में 100 मीटर भागेगी क्या, नहीं भाग सकती ना, इसलिए यहां पे क्या लगा है, मिनट लगा है। क्या लगा है, मिनट। मुझे बताओ बच्चा, शीतल स्पीड अलोंग पाथ बी। अरे सर हमको स्पीड पता है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन पाथ बी का डिस्टेंस है 1200। ठीक है, टाइम कितना दिया है, टाइम कितना लिया है, हाउस से स्कूल जाने के लिए 24 मिनट, वो यहां पे कर दिया हमने और डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया 50 मीटर पर मिनट। कितना आया है, 50 मीटर पर मिनट। सॉल्व करोगे आंसर आएगा। शीतल एवरेज स्पीड, बच्चा एवरेज मतलब दोनों का मिलाकर एक एवरेज स्पीड बताओ। पहले 100 मीटर पर मिनट चल रही है, अभी 50 मिनट पर मिनट चल रही है। दोस्त मिल गए तो स्लो चल रही है सर, अकेले तो बड़ा फास्ट भाग रही थी। तो आपको कौन सा स्पीड देखना है, आपको इन दोनों के बीच का देखना है। इन दोनों के बीच का मतलब आपको पहले दोनों डिस्टेंस प्लस करना है, दोनों डिस्टेंस क्या करना है, प्लस। दैट इज 500 प्लस 1200, आंसर आएगा 700, और 24 प्लस 5 29, और इसको डिवाइड करोगे तो ये एक बीच का स्पीड निकला। बीच का स्पीड मतलब समझ में आ रहा है, ये एक बीच का स्पीड निकला है, ये उसकी एवरेज स्पीड है। एवरेज मतलब सर पूरा हमेशा 100 नहीं चला है, हमेशा 50 नहीं चला है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि वो हर बार 58.6 मीटर का पर मिनट का डिस्टेंस कवर कर रही है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज। अरे बाबा आपको मैथ्स में ज्यादा मार्क्स आए, हिंदी में थोड़े कम आए, साइंस में भी थोड़े ज्यादा आ गए, हिस्ट्री में कम आए, तो कैसे जज करें आपको कितना परसेंटेज आया है। आप अच्छी स्टूडेंट हो कि वीक स्टूडेंट हो कि स्ट्रांग हो, आपका क्या निकालते हैं, एवरेज परसेंटेज निकालते हैं ना पूरा, और वो परसेंटेज से डिसाइड होता है कि आपका पढ़ाई में कैसा है। तो यहां पर भी क्या निकाला है, एवरेज, क्योंकि कभी कभी शीतल की स्पीड ज्यादा थी 100, और कभी कभी सिर्फ 50 थी, तो कैसे पता करें उसकी स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड, और वो था 58। अच्छा बच्चा यहां देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वेलोसिटी पे दिया है, किस पे दिया है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस तो सिर्फ ये है 1300, उसका टाइम तो नहीं दिया, तो हम लोग ने क्या किया, उसको 29 पकड़ लिया यहाँ पे, और जब उसको डिवाइड किया तो हमारा वेलोसिटी का आंसर निकला है 44.83। बताओ क्या गड़बड़ है, कुछ नहीं, वेलोसिटी पूछा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड पूछा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, निकाल के खत्म कर दिया। कोई दिक्कत नहीं आपको।
अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, एग्जाम आपके पास है मुझे पता है, इसलिए वीडियो कंटिन्यू डाल रहा हूं। आज मैं 4 पेज पूरा करने वाला हूं, नेक्स्ट लेक्चर में और 2-4 पेज करूंगा, ठीक है। तो रेगुलर वीडियोस देखते रहो, डाउट आएगा कमेंट सेक्शन ओपन है, टेलीग्राम चैनल भी आपके लिए, आप ज्वाइन करके वहां भी क्वेश्चन पूछ सकते हो डायरेक्ट, अगर कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकते तो। ओके, सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूं बिना टाइम वेस्ट किए, और अगर आपको लगता है कि लेक्चर थोड़ा फास्ट जा रहा है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वेलोसिटी का इफेक्ट कब कब होने वाला है स्पीड और डायरेक्शन पे, समझ में आ रहा है? मेरा वेलोसिटी कब कब चेंज होने वाला है, ये सवाल है यहाँ पे। ये जो पेज नंबर आपका 3 है, पेज नंबर 3 पे जो लास्ट पार्ट है वो ये है कि मेरा वेलोसिटी कब कब बदलने वाला है, जरा सा समझा दीजिए सर। वेलोसिटी मेरा कब कब बदलेगा, कब सेम रहेगा, कब ज्यादा रहेगा, कब कम रहेगा। वेलोसिटी देखो बच्चा, एक बात याद रखना, वेलोसिटी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। किस पे डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट पे। और आपका डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे। किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे। और आपका वेलोसिटी जो डिपेंड करता है वो स्पीड पे भी करता है, याद रखना। तो वेलोसिटी दो चीज पे डिपेंड करता है, या तो डिस्प्लेसमेंट और या तो स्पीड। और आपका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। समझो, मतलब अगर आपने दिशा बदल दी, डायरेक्शन बदल दिया, डायरेक्शन बदला तो डिस्प्लेसमेंट बदला, और डिस्प्लेसमेंट बदला तो वेलोसिटी बदली। अरे समझा रिलेशन? अगर आप सीधे सीधे चल रहे तो डिस्प्लेसमेंट में चल रहे हो, लेकिन आपने थोड़ा भी स्पीड कम ज्यादा कर दिया, पहले थोड़ा फास्ट भाग रहे थे फिर धीरे धीरे स्लो चलने लगे, तो आपने स्पीड बदल दी, और स्पीड बदलोगी तो भी वेलोसिटी बदलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो आपका वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट पे। और किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे। किस पे? डायरेक्शन पे। डायरेक्शन बदलोगे डिस्प्लेसमेंट बदलेगा, डिस्प्लेसमेंट बदलेगा वेलोसिटी बदलेगा। और यही यहाँ पे आपको पूछा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वेलोसिटी, वेलोसिटी पे क्या असर पड़ने वाला है ऑफ द मोटरसाइकिल इफ द स्पीड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अगर स्पीड बढ़ा दूं या स्पीड कम कर दूं तो, लेकिन डायरेक्शन अनचेंज्ड है। डायरेक्शन क्या है? अनचेंज। मैंने फर्स्ट केस में डायरेक्शन नहीं बदला, डायरेक्शन वही रखी, लेकिन स्पीड इंक्रीज डिक्रीज कर दिया, वेलोसिटी चेंज होगा। यस, वेलोसिटी विल बी चेंज्ड। इन केस ऑफ टर्निंग रोड, आप अगर गाड़ी चला रहे हो और टर्न आता है तो आप गाड़ी स्लो करते हो, यस और नो? और आपने अगर गाड़ी स्लो कर दी तो वेलोसिटी चेंज किया कि नहीं किया? यस, चेंज किया। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करता है स्पीड पे। स्पीड ज्यादा तो वेलोसिटी में फर्क आएगा, स्पीड कम तो भी वेलोसिटी में फर्क आएगा। स्पीड अगर चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगा। Yes, in case of turning road, will the velocity और speed be same? Answer is no, same नहीं रहने वाला है। हम स्पीड कम करते हैं, फास्ट में रोड पे टर्न करोगे गिर जाओगे, स्पीड कम करते हैं। और अगर स्पीड कम करने लगोगे तो क्या वेलोसिटी पे कोई असर आने वाला है? आने वाला है। स्पीड बदलेगा तो वेलोसिटी भी बदलेगी। इफ सचिन चेंज द डायरेक्शन, सचिन जी ने डायरेक्शन बदल दिया, मतलब वो ऐसे ट्रैवल कर रहे थे और फिर उन्होंने अपना डायरेक्शन बदल दिया, पहले ये डायरेक्शन में थे ये डायरेक्शन में आ गए। डायरेक्शन बदला है सर, इस केस में डायरेक्शन बदला है तो डिस्प्लेसमेंट बदलेगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट बदला है तो वेलोसिटी बदलेगा। तो क्या वेलोसिटी पे फर्क आने वाला है? यस, वेलोसिटी पे फर्क आएगा। ऑन टर्निंग द रोड सचिन चेंजेस द डायरेक्शन एज वेल एज द स्पीड। पहले केस में स्पीड बदल रहा था, दूसरे केस में डायरेक्शन बदल रहा था। जब स्पीड बदलेगा तो भी वेलोसिटी बदलेगी, जब डायरेक्शन बदलेगा तो भी वेलोसिटी बदलेगी। अगर दोनों बदल जाए तो अरे डेफिनेटली बदलेगी। एक के बदलने से भी अगर वेलोसिटी पे फर्क आ रहा है तो दोनों बदल जाएगा, तो दोनों की वजह से फर्क तो आएगा ही ना। सो यस, इट इज क्लियर फ्रॉम द above it is clear from the above that velocity depends on the speed as well as direction. स्पीड पे भी डिपेंड करता है और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। चेंजिंग द स्पीड व्हाइल कीपिंग द डायरेक्शन चेंज। अगर आपने डायरेक्शन सेम रखी और स्पीड को बदल दिया तो भी आपका वेलोसिटी में फर्क आएगा। अगर डायरेक्शन चेंज किया, स्पीड सेम रखी तो भी वेलोसिटी में फर्क आएगा। और अगर स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदल दिया तो डेफिनेटली वेलोसिटी में फर्क आने वाला है। क्या ये आपको तीनों पॉइंट समझा है? नहीं समझा है तो फटाक से वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से कंटिन्यू देखो क्या फर्क पड़ता है। थोड़ी ना कोई टाइम, थोड़ा सा टाइम ज्यादा जाएगा, जाने दो। Yes, the first scientist to measure the speed is equal to distance upon time was Galileo. याद रखना, टीचर का फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है। उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट बताया था, स्पीड ऑफ साउंड बताया था पहले ड्राई एयर में, दैट इज 342 मीटर। सोचो 343.2 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 343 मीटर ट्रेवल कर रहा है स्पीड ऑफ साउंड। और स्पीड ऑफ लाइट भी इन्होंने बताया था, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टीचर का फेवरेट क्वेश्चन इस बॉक्स से बनता हुआ दिख रहा है, याद रखना एग्जाम में आ सकता है। यस बच्चा, ज्यादा टेंशन मत लेना, लास्ट पेज पे पढ़ने के लिए बहुत कम है। यस लास्ट पेज पे है यूनिफॉर्म
आज के मतलब आज की वीडियो का लास्ट लेक्चर, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मुझे जब ये सवाल पूछा जाता था कि व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, तो मुझे लगता था कि कोई ऐसा मोशन, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट का मूवमेंट, एक ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से दूसरे पोजीशन में हिल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मोशन। और जब भी ये मोशन होगा, जब भी ये मोशन होगा, यस, तो स्पीड का फर्क आने वाला है, यस और नो, स्पीड का फर्क आएगा ना, कुछ स्पीड से मोशन होगा ना। आप थोड़ा भी चलोगे तो 1 की स्पीड से चलोगे, या 2 किलोमीटर पर आवर, या 3 किलोमीटर, कुछ तो चलोगे, कोई तो स्पीड होगा। लेकिन यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, मुझे ऐसा लगता था कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसने यूनिफॉर्म पहन लिया है, अब यूनिफॉर्म पहन के वो मोशन दिखा रहा है, तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और बिना यूनिफॉर्म का है, घर के कपड़ों में घूम रहा है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा नहीं है बच्चों, साइंस पढ़ रहे हो, यस, मजाक मस्ती बात में। एक ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है लेकिन सेम स्पीड पे, कौन सी स्पीड पे, सेम स्पीड पे। अगर वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो वो कंटिन्यू एक ही स्पीड से चल रहा है। अगर कोई भी चीज एक ही स्पीड पे चलती रहे, एक ही चीज पे मूवमेंट करती रहे, एक ही चीज पे एक ही स्पीड पे मूवमेंट दिखाती रहे, मोशन दिखाती रहे, तो उसे मैं कहने वाला हूं यूनिफॉर्म मोशन। अरे आपके घर का पंखा स्टार्ट में भले उसकी स्पीड बढ़ती है, बट एक टाइम के बाद आप उस पर ध्यान देखो, ध्यान से देखो, मोशन तो कर रहा है, पंखा तो घूम रहा है, लेकिन उसकी स्पीड क्या है, सेम स्पीड पे घूम रहा है सर। जब तक आप रेगुलेटर पे हाथ मत लगाओ, आप ऐसे ही पंखे को चालू करके देखो, थोड़ा स्टार्ट में स्पीड बढ़ता है, लेकिन उसके बाद होता क्या है, यस, उसके बाद होता क्या है, एक ही स्पीड पे वो घूमने लग जाता है, तो उसे हम कहने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन। और जो एक ही स्पीड पे मूवमेंट ना करे, सर मूवमेंट तो दिखा रहा है बट स्पीड बार बार बदल रहा है, पहले 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, फिर थोड़ा चलते चलते थक गया तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड होने लगी, लेकिन सर पहुंच तो गया, ये पोजीशन से निकल के पोजीशन पहुंचा, लेकिन स्पीड बदलते गया ना, स्पीड बदलेगा तो उसको क्या बोलूंगा, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब हो सकता है सेम, सेम। और दूसरा एक टेक्निकल वर्ड जो आपके साइंस में होता है वो इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, और सेम बोल सकते हो आप। जो भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, मूवमेंट दिखा रहा है, मूवमेंट दिखा रहा है एक ही स्पीड पे, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, एक ही स्पीड पे, सेम स्पीड पे ट्रेवल कर रहा है, उसे मैं कहने वाला हूं यूनिफॉर्म मोशन। तो समझो यहां पे एक आपको टेबल दिया हुआ है जिसमें 5 से 5:30 बज गया, 5:30 से 6 बज गए, 6 से 6:30 बजा, 6:30 से 7, 7 to 7:30 एंड 7:30 to 8। हर जगह आप देख सकते हो 30 मिनट्स का टाइम गैप है। कितने मिनट का टाइम गैप है, 30 मिनट्स का। मतलब टाइम के बीच का जो गैप है वो फिक्स हो गया, 30। अब स्पीड पे देखते हैं, अमर की स्पीड देखते हैं, अमर सर की। पहले वो 20 थे, 20 से 40 आए, 40 से 60 आए, 60 से 80 आए, 80 से 100, 100 से 120। हर बार स्पीड कितने की है, 20। कितने का फर्क 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 है, 20। टाइम का इंटरवल फिक्स है, लेकिन डिस्टेंस का इंटरवल भी क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है। तो इसको आप यूनिफॉर्म बोलोगे कि नॉन यूनिफॉर्म बोलोगे, यूनिफॉर्म बोलोगे बेटा। क्यों यूनिफॉर्म बोलोगे, क्योंकि हर बार डिस्टेंस एक जैसा ही ट्रेवल हो रहा है। अब हर बार एक जैसा डिस्टेंस कब ट्रेवल होगा, जब वो सेम स्पीड पे चलता रहेगा। कैसी स्पीड पे चलता रहेगा, सेम स्पीड पे। जब वो सेम स्पीड पे चलेगा तभी जाकर वो यूनिफॉर्म मोशन दिखाएगा। सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते जाएगा तभी जाकर वो यूनिफॉर्म मोशन दिखाएगा। एम आई क्लियर विद दिस? अरे बच्चा, तू यहां से स्कूल हर रोज 5 मिनट में पहुंच जाता है, मतलब हर रोज तू सेम स्पीड पे चल रहा है, क्योंकि तेरे स्कूल के बीच का डिस्टेंस फिक्स हो गया है। घर से निकल के वही रास्ता पकड़ के रोज जाने वाला है, डिस्टेंस फिक्स है और टाइम भी फिक्स हो गया। 5 मिनट तो 5 मिनट सर, 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं लगता और 1 सेकंड भी कम नहीं लगता। मतलब तू एक ही स्पीड पे चल रहा है, और जो तू मोशन दिखा रहा है घर से निकल के स्कूल जाते वक्त, वो मोशन है यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, यहाँ पे अकबर सर का देख लेते हैं। पहले 18 हुआ, फिर 36 हुआ, फिर 42 हुआ, फिर 70, फिर डायरेक्ट 95 हो गया, फिर 120। हर बार आप देखो डिस्टेंस में फर्क है, इसमें 18 है, अच्छा इसमें 18 है, बट 18 के बाद यहाँ पे देखो 36 के बाद 42 देखो कितना फर्क है, सिर्फ 6 का फर्क है। उसके बाद 70 देख लो, बड़ा फर्क आ गया। फिर 95 देख लो, 95 कितना फर्क आ गया, 70 के बाद 80, 90, 95, 25 का फर्क आ गया। उसके बाद फिर से देखो बड़ा फर्क आ गया, फिर से 25 का। और ये मोशन चेंज हो रहा है ना, पहले डिस्टेंस 18 का ट्रेवल किया, फिर 6 का, फिर तो कुछ तो डिस्टेंस हुआ, फिर 25 का, फिर 25 का, बार बार डिस्टेंस बदल रहा है। सर टाइम इंटरवल फिक्स है, टाइम इंटरवल फिक्स है, बस डिस्टेंस बार बार बदलते जा रहा है। क्या यूनिफॉर्म है? नहीं, इट इज सेड टू बी अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और डिस्टेंस कवर्ड बाय एंथनी, 14 के बाद 28, 28 के बाद 42, 42 के बाद 56, 56 के बाद 70 और 70 के बाद 84।
चेक करना है इसका डिस्टेंस और मुझे बताना ये यूनिफॉर्म है या नहीं है। आपके लिए ऐसा होमवर्क है, जब आप वीडियो ये यहां तक देख रहे हो आप वीडियो, तो आप बताना कमेंट सेक्शन में यूनिफॉर्म है कि नहीं। बस इनके बीच का गैप निकालो, गैप अगर सेम आ गया तो यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि टाइम का गैप तो सेम हो गया है, बस डिस्टेंस का गैप भी क्या हो जाए, सेम। और यहां पर नीचे यूनिफॉर्म मोशन का आपको डेफिनेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है डेफिनेशन? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, टाइम इंटरवल सेम है लेकिन डिस्टेंस कैसा कवर कर रहा है, अनइक्वल, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। सर वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, टाइम तो इक्वल लग रहा है, टाइम में याद है 30 मिनट्स का गैप फिक्स था, लेकिन डिस्टेंस कैसा था, अनइक्वल। बीच का केस देखो ना बच्चा, सेकंड वाला केस, डिस्टेंस अनइक्वल था, टाइम इक्वल था, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ व्हीकल ड्राइविंग इन अ हैवी ट्रैफिक। हैवी ट्रैफिक में पहले व्हीकल थोड़ा सा आगे बढ़ती है, फिर रुक जाती है, फिर अचानक ट्रैफिक खाली हो गया, आगे जोर से जाती है, फिर थोड़ा रुक जाती है, फिर ट्रैफिक लग गया। हर बार उसकी स्पीड फर्क हो रही है, स्पीड में फर्क आ रहा है, और स्पीड में फर्क आ गया तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। और आज के सेशन का सबसे लास्ट टॉपिक, दैट इज योर एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन। मुझे बस एक बात बता दे, एक्सेलरेशन क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। किसी का भी स्पीड अगर बढ़ता है ना सर, पहले वो 10 की स्पीड से गाड़ी चला रहा था, अभी 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, स्पीड बढ़ गई है, और स्पीड बढ़ने को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। अरे बच्चा, बाइक पे होता है एक्सेलरेटर का हैंडल, आप उसको बार बार ऐसा पीछे करते रहते हो, जितना ज्यादा उसको पीछे करोगे उतना ज्यादा गाड़ी ऐसे स्पीड बढ़ेगी, आराम से फटाफट ऐसा स्पीड बढ़ जाएगा। ट्रेन देखा आपने? ट्रेन स्टेशन से निकलती है और उसकी स्पीड बढ़ती रहती है, समझ में आ रहा है? तो ट्रेन वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सेलरेट, स्पीड बढ़ा रहा है। अच्छा, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, देखो, जब भी अभी देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक कार है, वो कार यहां पे थी और वो कार यहां से यहां पहुंच गई, यस, और यहां पे वो 10 की स्पीड पे चल रही थी और उसके बाद उसने 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड ले लिया, यस, 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड ले लिया, यस। तो ये जो स्पीड है 10 की स्पीड, ये उसकी रहेगी इनिशियल स्पीड। क्या रहेगी? स्टार्ट की स्पीड। और स्टार्ट की स्पीड को हम लोग बोलते हैं इनिशियल स्पीड, और ये इसकी फाइनल की स्पीड थी, फाइनल की स्पीड को बोलते हैं फाइनल। फाइनल को फाइनल ही बोलते हैं, यस। और इनिशियल स्पीड को बोलते हैं यू, और फाइनल को बोलते हैं वी। याद रखना, हर एक चीज का कोई स्टार्ट वैल्यू होता है और कोई फाइनल वैल्यू होता है। स्टार्ट वैल्यू होता है और फाइनल वैल्यू होता है। स्टार्ट वैल्यू को हम बोलते हैं इनिशियल और फाइनल वाले को फाइनल बोलते हैं। इनिशियल वाले को सिंबल होता है यू और फाइनल वाले का होता है वी। बच्चा, मैं बहुत कंफ्यूज होता था व्हाट इज यू एंड व्हाट इज वी में फर्क आता था, तो मैं आपको ये फर्क दूर करता हूं। अगर आपको पता है इनिशियल को यू बोलेंगे, फाइनल का वी बोलेंगे, तो आप थोड़ा स्किप करके आगे जा सकते हो। बट जिसको भी इनिशियल का यू और फाइनल का वी याद करने में कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं आपको बताता हूं। आपने साउथ की मूवी देखी है? और साउथ की मूवी में यहाँ पे ना हीरो होता है और हीरो के 4-5 दोस्त ऐसे खड़े होते हैं। मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें ऐसा होता है, 2-3 दोस्त खड़े और सामने ना दुश्मनों की गैंग खड़ी है, फौज, ऐसी पूरी फौज खड़ी है सब। तो दुश्मन जो ये होता है ना हीरो, वो दुश्मन लोग को क्या बोलता है पता है? डायलॉग, शुरुआत तुमने की थी, खत्म हम सब मिलकर करेंगे, हम सब दोस्त मिलकर करेंगे। शुरुआत तुमने की थी, खत्म हम करेंगे। शुरुआत का मतलब होता है इनिशियल, खत्म का मतलब होता है फाइनल। शुरुआत तुमने की थी, इनिशियल यू, फाइनल वी। समझ में आ रहा है? शुरुआत तुमने की थी, खत्म हम करेंगे। शुरुआत का मतलब होता है इनिशियल, और इनिशियल को हम किससे डिनोट करेंगे? यू। शुरुआत तुमने की थी, इनिशियल यू, फाइनल वी, फाइनल वी। समझ में आ रहा है आपको? तो इनिशियल को क्या बोलेंगे? यू, और फाइनल को बोलेंगे वी। तो समझो एक कार का इनिशियल वेलोसिटी था 10 किलोमीटर पर आवर, और वो कार फिर 50 किलोमीटर पर आवर पे आ गई। क्या उसकी स्पीड बढ़ी है बच्चों? स्पीड बढ़ी है, हाँ या ना? अगर स्पीड बढ़ी है तो उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। स्पीड बढ़ने को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। और जब भी एक्सेलरेशन होगा, कितने का हुआ है बच्चों? सर 40 का एक्सेलरेशन हुआ। कितने का एक्सेलरेशन हुआ? 40 का। कैसे? अरे पहले 10 की स्पीड थी, अब 50 की हो गई, तो कितने का स्पीड बढ़ा है सर? 40 की स्पीड बढ़ गई सर। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं। अगर फॉर एग्जांपल किसी का 70 का स्पीड था और फिर वो बढ़ के 90 का हो गया, ये इनिशियल स्पीड हो गया, ये फाइनल स्पीड हो गया, यस और नो? इनिशियल को किससे बोलेंगे? यू, और वी को क्या बोलेंगे? फाइनल। कितने का स्पीड बढ़ा है सर? 20 का बढ़ा है। ये बहुत स्मार्ट हो गए तुम लोग। कैसे निकाला आपने इसका आंसर? कैसे निकाला कि कितने का कितना स्पीड बढ़ा है? कैसे निकाला आपने? यस बच्चा, आपने एक छोटा सा ट्रिक अपनाया। आपने क्या किया? फाइनल को माइनस कर दिया इनिशियल से। फाइनल मतलब कितना था? 90। इनिशियल कितना था? इनिशियल कितना था?
70 और फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, आंसर क्या है 20। क्या आया 20। तो आपने बताया सर 20 किलोमीटर की स्पीड बढ़ी है। अच्छा एक और एग्जांपल देता हूं, पहले गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की थी, उसके बाद वो हो गई 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। यस क्या स्पीड बढ़ा है? हाँ बढ़ा है, और स्पीड बढ़ने को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। कितने का स्पीड बढ़ा है सर? 30 का बढ़ा है। कैसे बढ़ा किया तुमने बेटा? कैसे निकाला? 80 को माइनस किया 50 से, फाइनल को माइनस किया इनिशियल से, तो वही तो मैंने लिखा है फाइनल माइनस इनिशियल, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिखना कंपलसरी है। टाइम के साथ साथ स्पीड बढ़ता है ना, तो टाइम लिखना कंपलसरी है। तो यही है फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। नेक्स्ट पेज पर आप देखोगे एक्सेलरेशन का यही फॉर्मूला है। यस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। जब भी वेलोसिटी या जब भी स्पीड बढ़ती है, चेंज होती है, उसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप कैसे, अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना था, आपने कैसे निकाला था सर? फाइनल माइनस इनिशियल विद अपॉन टाइम। अरे अभी आपने पीछे वाले पेज पे वही किया ना, सबका स्पीड निकालने के लिए। यहां पे सबका स्पीड निकालने के लिए क्या किया? फाइनल को माइनस किया इनिशियल से विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जब आप फाइनल को माइनस करोगे इनिशियल से विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको क्या मिलने वाला है? एक्सेलरेशन। और यहां पर भी वही एग्जांपल है, ये रहा एग्जांपल, फाइनल माइनस इनिशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, और यहीं कहीं एक्सेलरेशन का यूनिट भी दिया होगा। इफ नहीं दिया तो मैं आपको बना के दे देता हूं, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना, यूनिट फॉर एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देना चाहिए जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। दिया है क्या? यस ओके, नहीं दिया है ठीक है, ये लिख लो, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड। और आज का ये वीडियो में यहीं पे एंड करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन बोलेंगे। बड़ा सिंपल है बच्चों, अगर स्पीड बढ़ेगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, स्पीड कम होगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। स्पीड बढ़ने को बोलेंगे पॉजिटिव, स्पीड कम होने को बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। ना स्पीड बढ़ी ना स्पीड कम हुआ, एक ही स्पीड पे चलता गया, दैट इज यूनिफॉर्म। अरे यूनिफॉर्म पता है ना, एक ही स्पीड पे बढ़ रहा है, यस एक ही स्पीड पे चले जा रहा है, तो वो एक्सेलरेशन दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा। एक ही स्पीड पे चले जा रहा है ना, तो एक्सेलरेशन कहां से दिखाएगा? एक्सेलरेशन का मतलब होता है या तो स्पीड बढ़ना है या तो स्पीड कम होना। जब कोई एक ही स्पीड पे चलता रहेगा तो एक्सेलरेशन दिखा पाएगा क्या? नहीं दिखा पाएगा। लेकिन कुछ तो स्पीड है ना उसकी, और वो स्पीड है यूनिफॉर्म। तो उस केस में जब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे जीरो एक्सेलरेशन। यस याद रखना, स्पीड बढ़ी पॉजिटिव, स्पीड कम हो गई नेगेटिव, ना बढ़ी ना कम हुई, ऐसे सीधी चलती गई एक ही स्पीड पे, उसको हम बोलेंगे जीरो एक्सेलरेशन। नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ाऊंगा, ऐसे अभी ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया, आपको बस यहां तक पढ़ना है, और कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताना है। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।